हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रासायनिक बल गतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक बल गतिकी जो 12वीं क्लास के अंदर और जो बीएससी कर रहे हैं, उनमें जो सेकंड सेमेस्टर है या फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें भी ये जो टॉपिक है वो लगता है। और ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम जो रासायनिक बल गतिकी, वेग समीकरण और इसके अलावा जो अभिक्रिया कोटि, अणु संकेता, ये सारे कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों देखिए, रासायनिक बल गतिकी है, इसका इंट्रोडक्शन हम पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, रासायनिक बल गतिकी है वो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है उसको और उस वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उसको हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो ऊष्मा गतिकी है, ऊष्मा गतिकी के द्वारा हम जो अभिक्रिया है उसकी होने की जो संभावना है उसका हम पता लगा लेते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है, उसकी जो साम्य अवस्था है और साम्य अवस्था में जो लगने वाला जो समय है उसके बारे में, और उसका जो वेग और वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनका हम रासायनिक बल गतिकी के अंदर ही अध्ययन करेंगे। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। कुछ अभिक्रियाएँ हैं जो बहुत ही तीव्र गति से होते हैं, उसको तात्कालीन अभिक्रिया या तात्क्षणिक अभिक्रिया कहा जाता है। और ये अभिक्रियाएँ हैं आयनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, जो जिसमें क्या होता है, अभिकारकों को मिलाते ही अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। जैसे सभी आयनिक अभिक्रिया हैं, जैसे HCl प्लस NaOH है, इसे NaCl प्लस H2O बनता है, जो कि एक तात्क्षणिक अभिक्रिया है, तुरंत होने वाली अभिक्रिया है, जो बहुत ही फास्ट गति से होती है। इसके अलावा जो NaCl है, इसकी क्रिया AgNO3 से करवाते हैं, तो AgCl और साथ में NaNO3 प्राप्त होगा। दूसरी प्रकार की जो अभिक्रिया है वो अति मंद अभिक्रियाएँ हैं, जो बहुत ही मंद गति से होते हैं। इनको होने में कई वर्षों का समय लग जाता है या कई दिनों का समय लगता है। जैसे लोहे पर जंग लगना है, कार्बन है, उस कार्बन से हीरा बनना, ये जो अभिक्रिया है वो बहुत ही मंद गति से होती हैं। फिर तीसरी प्रकार की अभिक्रिया आती है जो केवल मंद गति से होते हैं, यानी कि ये कुछ घंटों के अंदर समाप्त हो जाती हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, एथेनॉल है, एसिटिक अम्ल और एथेनॉल है जो एथिल अल्कोहल है, इनकी क्रिया करवाते हैं तो ये एस्टर और ये जल बनता है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इससे जल और ऑक्सीजन बनते हैं। ये अभिक्रियाएँ हैं कुछ घंटों में समाप्त हो जाती हैं। मंद अभिक्रियाएँ हैं, लेकिन ये इनमें होने में घंटे 2 घंटे का समय लगता है। फिर देखिए, इसके बाद में हम बात करते हैं अभिक्रिया का जो वेग है। देखिए दोस्तों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक की क्रिया करते हैं और फिर अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं। तो जैसे ही अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो अभिकारकों की सांद्रता है उसमें परिवर्तन होगा। अभिकारक जो प्रारंभ में लिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और जैसे ही उनको मिलाया जाता है अभिकारकों को और अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा। यानी कहने का मतलब ये है, या तो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होगा या उत्पादकों की सांद्रता में परिवर्तन होगा। यानी अभिकारक हैं वो तो कम होते जाएंगे और फिर उत्पाद हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं को 2 तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों अथवा उत्पादों की इकाई समय में उनकी सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन है उसको अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की गति कहा जाता है। या इसका सूत्र इस प्रकार लिख सकते हैं, अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। यहाँ पर देखो, जो समय और सांद्रता के अंदर ग्राफ दिया गया है, ये जो ग्राफ है ये उत्पाद के लिए है और ये जो ग्राफ है ये अभिकारक के लिए है। इस ग्राफ से आपको ये पता लग रहा है कि जो अभिकारक है, प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता ज़्यादा है, जैसे जैसे समय बीता है अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है। लेकिन उत्पादों के अंदर देखिए, प्रारंभ में जो उत्पादों की सांद्रता 0 थी, लेकिन जैसे जैसे समय होता जाता है उस तरीके से उत्पादों की सांद्रता इस प्रकार बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता ज़्यादा होती है और फिर अभिकारकों की सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाती है, और उत्पादों की सांद्रता प्रारंभ में 0 होती है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो बढ़ती जाती है। आगे देखिए, अभिकारकों का वेग निम्न 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया, अभिकारकों का जो वेग है 2 प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर द्वारा, यानी कि अभिकारक हैं जिसमें अभिकारक की एक सांद्रता या एक अभिकारक की सांद्रता या दोनों अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन के द्वारा इसको दर्शा सकते हैं। दूसरा देखिए, अभिकारकों में बनने वाले उत्पादों में से किसी एक उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता में तो क्या होगी, कमी, और उत्पादों की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि। देखिए, एक ये अभिक्रिया है A + B और इससे बन रहा है C + D उत्पाद बन रहा है।
इसमें A प्लस B जो अभिकारक हैं इनकी सांद्रता में कमी हो रही है और C प्लस D ये उत्पाद हैं इनकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है। तो देखो अभिकारकों का जो वेग है हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, या तो अभिकारक A अथवा अभिकारक B की सांद्रता में कमी बटा समय अंतराल, यानी कितने समय में ये परिवर्तन हो रहा है या कमी हो रही है। अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती है उसमें माइनस का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पर देखो डेल्टा, फिर ब्रैकेट के अंदर जो बड़ा ब्रैकेट लिया जाता है वो द्रव्य अनुपातिक क्रिया के अनुसार इसको सांद्रता मानी जाती है। C ये सांद्रता हो गई और A की सांद्रता हो गई बटे dt, यानी ये समय अंतराल हो गया। इसी प्रकार दूसरा जो अभिकारक है B इसके लिए भी माइनस डेल्टा CB और फिर बटे के अंदर डेल्टा T, तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। इसी प्रकार अभिक्रिया का वेग अगर उत्पाद के संदर्भ में देखें तो C अथवा D की सांद्रता में वृद्धि और इसी प्रकार समय अंतराल। जो अभिकारकों की सांद्रता में कमी हो रही है तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लिया गया है, लेकिन इसमें पॉजिटिव चिन्ह लिया जाएगा और इसकी सांद्रता है प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T बराबर प्लस डेल्टा CD, यानी D की सांद्रता अपॉन इस सांद्रता में जो परिवर्तन होता है समय, वो ये समीकरण 2। इस प्रकार हम जो समीकरण 1 और 2 देख रहे हैं इसमें ये चारों जो हैं चारों समीकरण हमें प्राप्त हुए ये बराबर हैं, तो इसको बराबर हम इस प्रकार लिख सकते हैं और जो चारों मान हैं वो समान हो सकते हैं। तो अभिक्रिया की जो दर है किसी भी एक द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं या अभिक्रिया की जो गति है या वेग है वो एक ही बात है सभी। अब अभिक्रिया वेग और जो रस समीकरण मिति है उसमें संबंध क्या है। देखिए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों की संख्या उसके रस समीकरण मिति समीकरण के बराबर नहीं हो तो अभिक्रिया दर का एक समान मान ज्ञात करने के लिए उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों अथवा उत्पादों के गुणांकों से भाग देते हैं। जैसा कि ये एक समीकरण है 3A प्लस B और इससे बन रहा है 2C प्लस D। तो इस समीकरण में इकाई समय में इकाई आयतन में A की जितनी मात्रा कम होगी B की 1/3 मात्रा ही कम होगी, या जितनी मात्रा D की बनेगी, जो D की मात्रा बनेगी उससे दुगनी मात्रा C की बनेगी। अभिक्रिया की दर होगी -1/3 डेल्टा CA, यानी A की सांद्रता बटे डेल्टा T, इसके बराबर होगा माइनस डेल्टा CB अपॉन डेल्टा T। इसी प्रकार बराबर का चिन्ह लगा के उत्पाद में देखो 2 है तो 1/2 प्लस में आएगा ये डेल्टा C की सांद्रता अपॉन डेल्टा T। इसी प्रकार D में देखेंगे, D की सांद्रता देखेंगे तो इसका अभिक्रिया दर होगा बराबर प्लस का चिन्ह आएगा डेल्टा D की सांद्रता अपॉन डेल्टा T। तो इस प्रकार इसको व्यक्त करते हैं हम रस समीकरण मिति के अनुसार। अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर सांद्रता एवं समय में परिवर्तन के अनुपात को व्यक्त करती है। अभिक्रिया की जो दर है सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। अगर हम इसकी जो यूनिट देखें तो सांद्रता की जो यूनिट होती है मोल प्रति लीटर होती है और जो समय है उसकी सेकंड होती है, इसलिए जो इसकी जो इकाई है वो होगी मोल लीटर यूनिट्स सेकंड यूनिट्स, इस प्रकार। अब इसके बाद में देखो तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग का मतलब होता है तत्कालीन वेग, यानी तुरंत होने वाला जो वेग, बहुत फास्ट गति से जो वेग होता है उसको तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। द्रव अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया की गति अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रिया के आगे बढ़ने के साथ घटता रहता है, क्योंकि अभिकारक लगातार उपयोग होते रहेंगे, अभिक्रिया का वेग लगातार घटता जाता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग स्थिर नहीं रहता है। अभिक्रिया का वेग कभी स्थिर नहीं होगा तथा समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग तीव्रता से कम होता है, यानी प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग है वो तीव्रता से कम होता जाता है और धीरे धीरे कम होता है और अंत में इसका वेग उपेक्षणीय हो जाता है, लेकिन ये वेग कभी भी शून्य नहीं होता। इस प्रकार इकाई समय में हुए अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन को अभिक्रिया वेग के स्थान पर औसत वेग कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया है उनमें अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा और प्रारंभ में ये जो अभिक्रिया है इसका जो वेग है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, यानी प्रारंभ में इसका जो वेग है वो तेज होगा फिर धीरे धीरे घटता जाएगा, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, ये रेट और ये टाइम।
तो अभिक्रिया का वेग देखिए प्रारंभ में तेज था, फिर धीरे धीरे कम होता हुआ अंत में स्थिर हो जाता है। इस प्रकार अभिक्रिया का वेग प्रत्येक क्षण परिवर्तनीय होता है, यानी प्रत्येक जो क्षण है अभिक्रिया का वेग है वो परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में लगातार परिवर्तन होता है। देखिए किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन का मापन करते हैं। यह यथार्थ अभिक्रिया वेग ही तात्क्षणिक वेग होता है, यानी किसी निश्चित क्षण में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो होने वाला परिवर्तन है उसका अगर हम माप कर लेते हैं किसी भी समय, उसको उस यथार्थ वेग को अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। यानी कि ए अभिकारक है और ये जो बी है ये उत्पाद है, जिसके तात्क्षणिक वेग को इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि ये जो माइनस का चिन्ह लग रहा है ये अभिकारकों की सांद्रता के लिए वेग समीकरण है और ये उत्पादों के द्वारा है। तो जो डेल्टा टी है वो अल्प समय को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार यदि माइनस डेल्टा सी की सांद्रता अपॉन डी टी, तो इसमें डी से 0 तक ये लिमिट ली गई है और इसी प्रकार इसका जो मान है वो इस प्रकार आ जाता है। इसी प्रकार ये बी की सांद्रता है जिसमें भी डेल्टा टी से 0 तक इसकी लिमिट ली गई है। साम्य रूप से यदि अल्प समय अंतराल dt में सांद्रता में होने वाला अति अल्प परिवर्तन dx हो तो अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर होगी dx अपॉन dt ये होगी। अतः अभिक्रिया का वेग दी गई समय अवधि में एक अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन होता है। देखिए यदि किसी अभिक्रिया का वेग किसी अभिकारक की सांद्रता द्वारा व्यक्त की जाती है तो माइनस चिन्ह और उत्पाद की सांद्रता के लिए प्लस चिन्ह लगाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये देखिए अभिक्रिया का वेग ये जो dx अपॉन dt है ये माइनस में लिया गया है, ये अभिकारकों के लिए है, जबकि ये जो dx और dt जो प्लस का चिन्ह लगाया गया है ये उत्पाद के लिए है, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता में तो कमी होगी और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाएगी। अब इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक क्या है पहले ये समझ लीजिए। देखिए द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार आप जानते हैं कि कोई भी निश्चित ताप पर अभिक्रिया का जो वेग है उसमें भाग लेने वाले जो क्रियाकारक हैं उनके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ये द्रव्यमानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार हम जानते हैं। यहाँ पर एक सामान्य अभिक्रिया है N1A प्लस N2B और इससे उत्पाद बन रहा है। इसके लिए यदि हम वेग जो द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियमों के अनुसार देखें तो इसका जो वेग है वो समानुपाती होगा दोनों के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती। अब यहाँ पर देखो N1 और N2 ये इसके जो गुणांक लगे हुए हैं A और B इसके बराबर है, लेकिन वेग समानुपाती A की सांद्रता की घात x है और B की सांद्रता की घात y है। यहाँ पर जो A और B अभिकारक हैं और N1 और N2 जो लिखे गए हैं ये संतुलित समीकरण में उसकी मोलों की संख्या है। विभिन्न प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर यहाँ ये निष्कर्ष निकलता है कि अभिक्रिया के वेग का अभिकारक A और B की सांद्रता पर लगे घातों N1 और N2 पर निर्भर होना आवश्यक नहीं है। प्रायोगिक परीक्षणों में यह भी पाया गया है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक A की सांद्रता की घात x तथा B की सांद्रता की घात y पर निर्भर करती है, क्योंकि x और y हैं स्थिर संख्याएं हैं। x और y के मान N1 और N2 के समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि ये समान या असमान दोनों हो सकते हैं। इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे जो कि अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करेंगे। यानी कि कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनमें जो अभिकारकों के जो गुणांक हैं जिसमें हम जो घातें जोड़ते हैं, यहाँ पर x और y है, इनको जोड़ेंगे तो अभिक्रिया की कोटि आएगी। लेकिन N1 और N2 को जोड़ेंगे तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि अभिक्रिया की कोटि हो, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि है वो ये होती है कि अभिक्रिया के जो वेग है उसको कौन कौन से अभिकारक प्रभावित कर रहे हैं उनको जोड़कर हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करते हैं। तो x और y जो लिया गया है वो N1 और N2 के बराबर हो ये आवश्यक नहीं है। अगर हम वेग की बात करें तो यहाँ पर वेग बराबर k जो एक प्रकार का वेग स्थिरांक है और A की सांद्रता की घात x और B की सांद्रता की घात y है। इसको हम दर समीकरण, ध्यान से समझना, इसको दर समीकरण या दर व्यंजन या दर नियम या दर सांद्रता संबंध ये कहा जाता है। तो ये आगे भी काम में आएगा। दर समीकरण अलग होता है
और अभिक्रिया वेग का समीकरण है वो अलग होता है। तो ये दर समीकरण है जो कि x और y की घात ली गई है। यहाँ पर देखो माइनस डी आर, ये आर अभिकारक है अपॉन डी टी, तो यहाँ माइनस का चिन्ह अभिकारकों के लिए लिया गया है, बराबर के वेग स्थिरांक है, ए की सांद्रता की घात x और b की सांद्रता की घात y। ये जो समीकरण है अभिकारकों के लिए दर समीकरण है। अगर हम इसकी इकाई निकालें तो इकाई मोल लीटर यूनिट्स और सेकेंड यूनिट्स होता है। के बराबर वेग और ए की सांद्रता की घात x और b की सांद्रता की घात y। तो सांद्रता इनटू समय यूनिट्स, ये वेग की सांद्रता है, और नीचे दोनों सांद्रताएं हैं, सांद्रता ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, इनके दोनों के घातें लगी हुई हैं। तो इस प्रकार हम इसको व्यक्त करते हैं। के की जो सांद्रता है वो इस प्रकार हम देखेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि नीचे जो घातें हैं उनको हम जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर ये नीचे घातें थी तो सांद्रता x प्लस वाई दोनों गुणा में है, तो x प्लस वाई दोनों घातें जुड़ जाएगी, और नीचे हैं ऊपर चली जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई, और सेकेंड यूनिट पहले से है। यदि x प्लस वाई बराबर n हो तो n अभिक्रिया की कोटि होगी। तो अभिक्रिया की कोटि है, मैंने आपको पहले ही बताया, यदि हम इनको जोड़ेंगे तो अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी। तो इस प्रकार के की जो सांद्रता है वो मोल लीटर यूनिट्स और फिर इसकी घात 1 माइनस n और सेकेंड यूनिट्स, ये इसकी सांद्रता की मतलब इसकी जो वेग स्थिरांक है इसकी यूनिट आ जाती है। अब इसके बाद में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, ये भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसको प्रभावित करने वाला जो कारक है पहला है अभिकारकों की प्रकृति। देखिए आप जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें कुछ बंध टूटते हैं और कुछ बंध नए बनते हैं। अगर जिन अभिक्रियाओं के अंदर ज़्यादा बंध टूटेंगे उस अभिक्रिया का वेग कम होगा, और जिन अभिक्रियाओं में कम बंध टूटेंगे उस अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। तो ये तो अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। दूसरा आता है अभिकारकों की सांद्रता। देखिए द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार आप जानते हैं किसी अभिक्रिया का वेग उसमें अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होगा, अर्थात अभिक्रिया जो अभिकारक है उनकी सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तीसरा है तापमान। देखिए अभिक्रियाओं की जो वेग है या अभिक्रिया की जो दर है उसको तापमान भी प्रभावित करता है। अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर कुछ अभिक्रियाएं ऐसे हैं जिनका ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ जाता है और कुछ का घट जाता है। जैसे कुछ अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं और कुछ ऊष्माशोषी होती हैं, तो उसके आधार पर इनका वेग घटता है और बढ़ता है। देखिए एक अभिक्रिया का ताप प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग लगभग 2 या 3 गुना बढ़ जाता है, ऐसा माना गया है, जो कि कई अभिक्रियाओं पर लागू करके ये देखा गया है। जैसे एक अभिक्रिया है 2NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो NO2 बनता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम बढ़ा देते हैं तापमान, तो अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 से 3 गुना हो जाता है। तीसरा आता है दाब। देखिए दाब भी अभिक्रिया के वेग को या अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। दाब अधिकतर जो गैसीय अवस्थाएं हैं, जिन अभिक्रियाओं जो अभिक्रियाएं गैसीय होती हैं उसमें ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो अभिक्रियाएं दाब बढ़ने से क्या होगा, उसका आयतन कम होगा, और आयतन कम होने की वजह से उसके कण हैं वो पास पास आएंगे, और पास पास आने से उनमें टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या बढ़ती है तो आप जानते हैं अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। फिर इसके बाद में आता है उत्प्रेरक। देखिए उत्प्रेरक हैं वो भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को काफ़ी प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन खुद में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या होता है कि उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है, इसके अलावा जैव उत्प्रेरक है, कई प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, लगभग 4 प्रकार के उत्प्रेरक माने गए हैं। तो जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, और ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है जो अभिक्रिया के वेग को कम करता है। तो उत्प्रेरक भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। फिर इसके बाद में इसके बाद में आता है विकिरणों का प्रभाव। देखिए जो अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं वो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में तीव्र गति से होगी, जबकि अंधेरे में मंद गति से होती है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन H2+Cl2, इस अभिक्रिया को अंधेरे में करवाएंगे तो ये अभिक्रिया बहुत ही धीरे गति से होगी, मंद गति से होगी, और इसी अभिक्रिया को यदि हम प्रकाश में करवाएं, प्रकाश की उपस्थिति में करवाएं तो ये अभिक्रिया बहुत फास्ट होगी। फिर इसके बाद में अगला देखिए, इसके बाद में आता है अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ये भी अभिक्रिया की दर को काफ़ी प्रभावित करता है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी अभिकारक दृढ़ अवस्था में है, उसकी साइज़ बड़ी है, तो उस पर टकरों की संख्या कम होगी। लेकिन यदि हम किसी अभिकारकों का चूर्ण बनाएं, यदि हम किसी अभिकारक का चूर्ण बनाएं या उसको बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ें, तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से अभिक्रिया के अणु के बीच में टक्कर ज़्यादा होगी, और टक्कर ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो जो भी हम अभिकारक लेते हैं उसका चूर्ण या पाउडर लेंगे तो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। उसके बाद में आता है विलायक। देखिए, अभिक्रियाएँ हैं जो विलायक होते हैं उस पर भी निर्भर करती हैं, यानी अभिक्रिया की जो दर है या वेग है विलायक पर भी निर्भर करेगी। यानी कि भिन्न भिन्न जो विलायक हैं उनमें अभिक्रिया की दर है वो भिन्न भिन्न होती है। जिन विलायकों का परावैद्युतांक जितना अधिक होगा उस अभिकारक उस विलायक के अंदर अभिक्रिया की दर उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर आता है लास्ट है माध्यम की पीएच। माध्यम की पीएच भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। देखो, ऐसी अभिक्रियाएं जो जलीय माध्यम में होती हैं वे सामान्यतः पीएच पर ही निर्भर करेगी, तो ये भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो ये 9 कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद में आता है अभिक्रिया की अणुसंख्यता। ऐसा एक टॉपिक आता है, या अणुसंख्यता। देखिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या कोई परमाणु या मूलकों, इनकी कुल संख्या को उस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहा जाता है। अणुसंख्यता का जो मान है हमेशा एक पूर्णांक के रूप में आएगा, यानी कि इसका न्यूनतम मान है वो 1 होगा। अब इसके आधार पर, यानी कि अणुसंख्यता के आधार पर अभिक्रियाओं को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। एक अणु का अभिक्रिया जिसमें केवल एक ही अणु है, जैसे पहली अभिक्रिया है इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड अभिकारक है जिसमें एक ही अणु भाग ले रहा है। इसी प्रकार ओजोन है, एक ही अणु है, तो इसमें एक ही अणु अभिकारक के रूप में कार्य कर रहा है या भाग ले रहा है। दूसरा है द्वि अणु, जिसमें 2 अणु भाग लेते हैं, उसको द्वि अणु का अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 + I2, 2 अणु हो गए अभिक्रिया में, 2 अणु भाग ले रहे हैं, यानी इसमें 2 अभिकारक हैं। इसी प्रकार ये है कास्टिक सोडा और CH3COO C2H5, इसमें 2 अणु हो गए, एक तो NaOH हो गया, दूसरा CH3COO C2H5, तो ये डी अणु का अभिक्रिया है। तीसरी है त्रि अणु, जिसमें 3 अणु भाग ले रहे हैं। पहली में देखिए 2NO + O2, तो 2 तो NO के अणु हैं और एक ऑक्सीजन का अणु, इस प्रकार टोटल 3 अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। इसी प्रकार जैसे 2FCl3 + SnCl2, तो इसमें 2 तो FeCl3 के अणु भाग ले रहे हैं और एक SnCl2 के भाग ले रहे हैं, तो इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, और ये एक अणु ये इधर वाले, तो 2 और एक 3 अणु भाग ले रहे हैं, त्रि अणु का अभिक्रिया हो गई। फिर इसके बाद में आती है काफ़ी महत्वपूर्ण है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या है? देखिए, किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से निर्धारित पद की वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया की कोटि वह है, यानी कि अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहे हैं या वेग की दर को बढ़ा रहे हैं या परिवर्तित कर रहे हैं, वो उसकी कोटि होगी। यानी कि जो अभिकारक ले रहे हैं उसकी जो घातें हैं, उन घातों का जो योग होता है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहे हैं, तो उन घातांकों का जो योग है उसको अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया दर समीकरण, जैसे पहले मैंने आपको समीकरण बताया था दर समीकरण या दर नियम, उसमें जो x और y लिखा था और उनका जो योग है वो अभिक्रिया कोटि है। तो अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया दर समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता की जो घात है उसके समानुपाती होती है। यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो अभिक्रिया की कुल कोटि दर समीकरण में उपस्थित सभी अभिकारकों की सांद्रता की घातों के योग के बराबर होती है। माना एक ये सामान्य अभिक्रिया है A + B, इनमें A और B लगे हुए हैं जो कि इनके गुणांक हैं और उत्पाद बन रहा है। यदि अभिक्रिया की दर अभिकारक A की सांद्रता A घात m अभिकारक B की सांद्रता की B घात के समानुपाती है तो दर समीकरण को इस प्रकार हम व्यक्त करेंगे। अभिक्रिया की दर फिर K जो कि वेग
स्थिरांक है ए की सांद्रता और बी की सांद्रता गुणनफल हो गया। के बराबर वेग स्थिरांक है जो केवल ताप पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया की कोटि करेंगे तो इनकी जो घातें हैं इनको जोड़ देंगे ए प्लस बी। वहाँ पर हम x प्लस वाई ले रहे थे, यहाँ पर इस समीकरण के अंदर जो ये समीकरण आपको दे रखा है, इस समीकरण के अंदर जो ए, छोटा ए और छोटा बी, इनकी जो घातें हैं। अब जो अभिक्रियाएं हैं उन अभिक्रियाओं की कोटि और उनका जो दर समीकरण है वो हम देखेंगे और उनके उदाहरण देखेंगे। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया, पहली जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है 2HI और ये आरएम की उपस्थिति या सोने की उपस्थिति में H2 प्लस I2 बन रहा है। इस अभिक्रिया का जो दर समीकरण इधर दे रखा है, इसका दर समीकरण R बराबर KHI और फिर ऊपर 0 लिखा गया है। वैसे यहाँ पर देखो ये दो जो लगाए गए 2HI, तो यहाँ पर जो 2 है ये केवल इस अभिक्रिया का अणु संख्या है, यानी कि 2 डी अणु का अभिक्रिया है ये, लेकिन इसकी कोटि क्या है, शून्य है। क्यों है? क्योंकि जो HI है ये अभिकारक है और इस अभिकारक पर अभिक्रिया की जो दर है या वेग है वो निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसके अलावा ये भी शून्य कोटि की है और ये भी शून्य कोटि की है। इसमें अणु संख्या 2 है, इसमें अणु संख्या 2 है, मतलब तीनों अभिक्रियाओं में अणु संख्या तो 2 है लेकिन कोटि क्या है, 0। आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो गैसीय अभिक्रियाएँ हैं जिनसे गैसें बन रही हैं, अधिकतर वो अभिक्रियाएँ शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ होती हैं। तो इसको इस तरीके से आप पहचानें और बाकी इस उदाहरणों को आपको ध्यान में रखना है। इसकी अणु संख्या अलग है और इनकी जो कोटि है वो अलग है। दूसरा था प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में इधर देखिए ये 2N2O5 इससे O2 प्लस 4NO2 बन रहा है। इस अभिक्रिया में अणु संख्या आप देख रहे हैं N2O5 ये 2 है, लेकिन इसकी कोटि क्या है, प्रथम है, क्योंकि इसमें N2O5 इसका एक अणु भाग ले रहा है। इसी प्रकार C2H5Cl एक अणु है, तो इसका जो दर समीकरण है वो इस प्रकार है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसी प्रकार जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया आप देख लीजिए, इसके अंदर NO प्लस O3 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसकी कोटि भी 2 है, अनुसंख्यता भी 2 है, क्योंकि इसकी जो घातें हैं दोनों की हम जोड़ेंगे, दोनों की जो घातें जोड़ेंगे तो 1 + 1 2 हो गई, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसमें भी देखिए H2 प्लस I2 2HI 2 अणु हैं, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। दोनों ही अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन इसको उल्टा कर देंगे, जैसे 2HI कर देंगे तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया बन जाएगी। इसी प्रकार ये देखिए इसमें भी अणु संख्या 2 हैं और कोटि भी 2 है। इसका जो दर समीकरण है वो इस प्रकार है 2NO और फिर इससे 2NO2 और क्रिया करके 2NO प्लस O2, इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं 2NO, तो ये भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, बाकी आपको इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आपको ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कौन सी है, प्रथम कोटि की कौन सी है। इस अभिक्रिया में देख लिए ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, इसमें 2 तो NO के अणु और 1 Br2 के, तो ये तृतीय कोटि की हो गई। इसमें भी देखिए 2 अणु इसके हैं और 1 अणु इसके हैं, तो इसका जो वेग समीकरण है वो इस प्रकार है, तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। कुछ अभिक्रिया है प्रभाज कोटि की होती हैं, यानी भिन्नात्मक, इनका जो कोटि का जो मान होगा वो भिन्न में होगा। जैसे CO प्लस Cl2 है, ये 2.5 आता है, क्योंकि जो CO है ये 2 अणु हैं और जो Cl2 है इसका आधा अणु है, ठीक है। तो इस प्रकार ये अभिक्रियाएँ हैं वो प्रभाज कोटि या भिन्नात्मक कोटि, इसके मान भिन्न में हैं। इसके बाद में जो ऋणात्मक कोटि की अभिक्रियाएँ हैं, ये उन अभिक्रियाओं की कोटि है जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घटता है, उसको ऋणात्मक कहते हैं। कुछ अभिक्रियाएँ ऐसी भी हैं जिनकी सांद्रता बढ़ाते हैं अभिकारकों की, तो अभिक्रिया का वेग घट जाता है। वैसे अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाएंगे तो वेग क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ अभिक्रियाएँ ऐसी भी होती हैं जिनका वेग बढ़ाएंगे तो जिनकी सांद्रता बढ़ाएंगे अभिकारकों की, तो अभिक्रिया की जो वेग है वो कम हो जाएगी। अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता है, इसमें दोनों में हम अंतर भी कर सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक मान है और अनुसंख्यता है वो सैद्धांतिक है। दूसरा है यह 0 हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है या भिन्न में हो सकती है कोटि, तो लेकिन उसका मान है कभी भी शून्य नहीं होगा, 1 2 3 4 इस प्रकार होगा, पूर्णांक में होगा कहने का मतलब। और तीसरा है ये प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है केवल, और ये जो अभिक्रिया है अनुसंख्यता है ये
अनुसंख्यता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होता है, यानी कि कोटि है वो प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं दोनों पर लागू होता है, और ये केवल प्राथमिक पर। अगला जो टॉपिक है हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो अभिक्रिया हैं उनकी जो गणितीय रूप क्या है, जो सामान्य अभिक्रिया है उनकी गणितीय रूप क्या है, उसके अभिलक्षण क्या हैं, दर समीकरण जो है उसका अवकलन और समाकलन रूप क्या है। यानी कहने का मतलब जो अभिक्रियाएं हैं उन अभिक्रियाओं का वेग समाकलन वेग समीकरण हम निकालने वाले हैं, उसको व्युत्पन्न करने वाले हैं। यह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं हमें कि क्या आपको समझ में नहीं आया, हम आपको बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।